तो मार्गी संगीत के बाद अब हम बात करते हैं देशी संगीत की। शब्द अपने आप में कहता है देशी। देशी यानी जो जन साधारण से जुड़ा हुआ है। यानी प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों ने ये जान लिया था कि संगीत का एक ऐसा भी स्वरूप है, एक ऐसा भी संगीत है जिसमें कि चित्त को अपनी ओर खींचने की शक्ति है, जो लोक रंजन या जनरंजन के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसे संगीत को उन्होंने देशी संगीत कहा। देखिए, ये जो एक शक्ति है संगीत के अंदर जो कि अपनी ओर खींच लेता है, ये शक्ति लोक से जुड़ी हुई, जन साधारण से जब जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य जो है वो लोक रंजन है, लोगों का रंजन करना, या जिसका उद्देश्य जो है वो जन साधारण का जन रंजन करना है, ऐसे संगीत को जो है देशी संगीत कहा गया। वैसे भी हम आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ये देसी घी है, देशी घी, ये देसी गाय है, ये देसी गुड़ है, ये देसी दालें हैं। तो हम उसमें क्या लेते हैं, मतलब वो बिल्कुल प्योर हैं, वो उसमें कोई आधुनिकता की जो है कि कहीं कोई छाया दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर। हम अक्सर कहते हैं गाँव से उसको, भाई गाँव में इस प्रकार का एक देशी जीवन है। तो संगीत में भी ऐसा संगीत जिसका उद्देश्य जनरंजन हो, लोक रंजन हो, ऐसा संगीत जो है उसे देशी संगीत कहा गया। और देशी संगीत जो है वो स्वर प्रधान, शब्द प्रधान नहीं, स्वर प्रधान है। इसलिए आप देखिए, देशी संगीत की जब हम बात करते हैं तो स्वरों पे बहुत महत्व दिया जाता है। ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही इसको जान लिया था। जब हम संगीत की बात करते हैं तो हमें भारतीय संगीत की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं वेदों में मिलती हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो सामवेद है वहाँ पर हम संगीत के बारे में, वहाँ पर हमें पूरे प्रमाण मिलते हैं स्वरों के, कि उस समय स्वर स्थापित हो गए थे तो कैसे स्वर एग्जिस्टेंस में आए, किस क्रम में आए, ये सब वैदिक संगीत में दिया गया है। कहने का मतलब है कि प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों को ये पता चल गया था, उन्होंने जान लिया था कि मार्गी के अलावा एक और संगीत है जिसमें लोक रंजन की शक्ति है, जिसमें जन रंजन की शक्ति है। ऐसे संगीत को उन्होंने देशी संगीत कहा। देखिए, एक श्लोक में भी इस चीज को बहुत सुंदरता से बताया गया है। यत्तु वाग्गेय कारेण रचितम लक्षणवान्वितम देशी रागाद्विषु प्रोक्तम तद गानम रंजनकम। अर्थात वाग्यकारों ने अपनी बुद्धि से प्राचीन निबद्ध संगीत में परिवर्तन करके नए संगीत की रचना की, जिसे देशी संगीत या गान कहा गया। तो ये परिभाषा में ही अपने आप ये चीज़ आ गई कि देशी संगीत कैसे भिन्न है मार्गी संगीत से। यानी जो लोगों में प्रचलित है, बिल्कुल सरल साधारण उसका परिभाषा, जो लोगों में प्रचलित है, जो लोगों में जो लोगों की रुचि जिसमें है, जो लोगों को जन साधारण को उस आनंद की प्राप्ति करा सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, वो संगीत जो है वो देशी संगीत है। तो स्वाभाविक है कि जब हम लोक रंजन की बात करते हैं वहाँ पे स्वरों का आना बहुत ज़रूरी है, कि स्वरों में एक ऐसा प्रभाव जो अपनी ओर खींच सकता है। मैं रस की बात नहीं करी, मैं भाव की बात नहीं करी। भाव अलग अलग हो सकते हैं। भाव जो है वो खुशी का हो सकता है, भाव जो है वो चिंता का हो सकता है, भाव जो है वो हास्य का हो सकता है, भाव जो है वो करुणा का हो सकता है, भाव जो है बहुत गंभीरता का हो सकता है। अलग अलग भाव, भाव वात्सल्य का भी हो सकता है, भाव बहुत श्रृंगारिक संयोग का हो सकता है, भाव वियोग का भी हो सकता है। तो भाव अलग अलग हैं, लेकिन इन भावों को जो है
स्वरों के माध्यम से, स्वरों की सहायता से जब इनको प्रकट किया जाता है तो जो संगीत बनकर सामने आता है उसे हम देशी संगीत कहते हैं। अब देशी संगीत के बारे में बताने से पहले एक बंदिश जो है आचार्य बृहस्पति द्वारा रचित एक बंदिश जो है उसको मैं प्रस्तुत करूंगी। देखिए उसके शब्द भी अपने आप में एक असीम शांति प्रदान करते हैं। राग भैरव में निबंध वाग्यकार आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है। झप ताल में ये बंदिश निबद्ध है। देखिए यहाँ पर स्वर तानपुरे से निकल रहे हैं तो हम तारों को मिला रहे हैं खूंटियों की मदद से, तो आपको प्रत्यक्ष जो है स्वर उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं, यानी आहत नाद जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर मैंने स्वरों का प्रयोग किया, स्वरों के द्वारा मैंने जो है आलापचारी की है। तो आप देखिए स्वरों में वो कशिश है, स्वरों में एक शक्ति है जो अपनी ओर खींचते हैं, जो एक अलग तरह का भाव उत्पन्न करते हैं। राग के हिसाब से राग के अलग अलग भाव हैं, राग के रस हैं, तो ये स्वर अपने आप खींचकर उन रसों तक, उन भावों तक ले जाते हैं। जैसे भैरव में गंभीरता, शांत भाव, करुण भाव जो है ये मिलता है राग भैरव में, तो ये स्वर अपने आप उन भावों तक लेकर जाते हैं। झपताल की बंदिश है, बोल है ओमकार आधार, नाद को साकार, जामे बसत नित निर्गुण निरंकार। शब्द या साहित्य भी अपने आप में ईश्वर की ओर जो है समर्पण का भाव जो है दर्शाती है।
आधार ओंकार आधार नाद को साकार नाद को साकार ओंकार आधार ओंकार आधार नाद को साकार नाद को साकार ओंकार आधार जा में बसत नीत जा में बसत नीत निरागुण निराकार जा में बसत नीत निरागुण निराकार ओंकार आधार ओंकार आधार आधार ओम। अब इसमें देखिए साहित्य तो है, लेकिन जैसे कि देशी संगीत में कहा गया कि स्वरों का प्रधानता है, स्वरों का महत्व है, तो ये स्वर ही जो है उन भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। ओंकार द द सा द द रे द द सा सा ग ग ग ग म रे ग म रे रे द द सा द द रे सा ओंकार हर धार आधार। अब मैंने उन्हीं स्वरों में शब्द डाले हैं। आधार आधार ओंकार आधार नाद को साकार 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 ओंकार आधार नाद को साकार ओंकार आधार ओंकार 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 ओंकार। तो ये तो मैंने एक बंदिश उदाहरण के लिए दी, जहाँ की शब्द भी हैं और स्वरों द्वारा जो है जो आनंद की अनुभूति हम के भावाभिव्यक्ति हो रही है। अब इसमें एक चीज है कि देशी संगीत जो है उसको हम अपरिवर्तनीय नहीं कह सकते,
परिवर्तनीय है, यानी इसमें परिवर्तन समय समय पर होता रहा है। जो प्राचीन समय था उससे आज के समय में यदि हम देखें तो शास्त्रीय संगीत में बहुत परिवर्तन है। देशी संगीत में ही आगे चलकर जो है एक शाखा बनी या एक स्वरूप जो सामने, उसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, यानी जिसमें शास्त्र हो, जिसमें नियम बंधे हुए हों। तो इन शास्त्रीय संगीत में राग रागनियां आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रीय संगीत है वो परिवर्तन का ही तो परिणाम है। जो पहले रहा होगा संगीत, देशी संगीत का स्वरूप, वो शायद आज नहीं, आज वो परिवर्तन समय समय पर होता रहा है। उसका जो स्वरूप आज हमारे सामने है वो पहले से बिल्कुल भिन्न रहा है। अब ये कहना जो है कि भाई अपरिवर्तनीय है, ये देशी संगीत पर लागू नहीं होता। देशी संगीत जो है उसमें समय समय पर जो है परिवर्तन हुए हैं। जैसे हम संगीत के इतिहास को देखें तो बहुत पहले, पुराना मैं नहीं जाती, मैं ये कहूँ कि पहले प्रबंध गायन रहा है। प्रबंध गायन जिसका कि संगीत रत्नाकर में भी वर्णन है। प्रबंध गायन के बाद आगे चलकर ध्रुपद गायन आया, और ध्रुपद गायन बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे था मध्यकालीन भारत में। ध्रुपद गायन के बाद आता है ख्याल गायन, यानी ख्याल गायन जो है वो उसका अपना एक समय एक रहा, जिस समय वो सामने आया और बहुत अधिक प्रचलित हुआ। आज भी हम देखिए ख्याल गायकी के कलाकार बहुत अधिक हम पाते हैं यदि हम तुलना करें ध्रुपद के। तो उसके बाद आगे उपशास्त्रीय संगीत जिसमें ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी ये सब आते हैं। फिर आगे चल के संगीत के और भी प्रकार जो है, सुगम संगीत, चित्रपट संगीत, ये सब आए। मैं इस पर नहीं जाऊंगी, मैं परिवर्तन शब्द पे लेती हूँ कि परिवर्तन तो होता आया है। यदि परिवर्तन नहीं होता तो शायद भरत मुनि के समय में गाए जाने वाले जाति गायन जो वो आज भी वैसे विद्यमान रहते। तो समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया संगीत में। और बहुत पुराना न जाकर मैं विद्यार्थियों को प्रबंध से ही शुरू करती हूँ। प्रबंध, उसके बाद आगे चलकर आपका ध्रुपद, फिर आगे चलकर ख्याल, फिर उसके आगे चल के उपशास्त्रीय संगीत। ये जो है परिवर्तन की जो श्रृंखला रही है, ये देशी संगीत का भाग है। तो देशी संगीत ऐसा संगीत जिसमें जन का रंजन करने का, लोक के रंजन करने की क्षमता हो, वो देशी संगीत है। इसी का आगे चलकर एक जो स्वरूप जो आगे आया वो है शास्त्रीय संगीत, यानी जो शास्त्र के से या नियमों से जो बंधा हुआ संगीत है वो शास्त्रीय संगीत है। देशी संगीत में हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, जब मैं शास्त्रीय संगीत की बात करती हूँ तो वहाँ स्वतंत्रता है। जो आर्टिस्ट है उसकी अपनी क्रिएटिविटी, अपना उसका मस्तिष्क जो है वो काम करता है। वो जब उसको गाता है तो उसकी बढ़त में, उसके विस्तार में, उसको कैसे प्रस्तुत करना है, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आ सकता है। लेकिन फिर भी उनको नियमों का पालन करना होगा। यदि भैरव गा रहे हैं तो भैरव के ही स्वरों का प्रयोग होगा। यदि वो तोड़ी राग गा रहे हैं तो तोड़ी के स्वरों का प्रयोग होगा। यदि वो यमन गा रहे हैं तो यमन के स्वरों का प्रयोग होगा। यानी यमन के जो नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। हाँ, जब प्रस्तुति हो रही है तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ कि राग जौनपुरी है। राग जौनपुरी की हम जब रचना कहते हैं वो किस प्रकार से है? सा रे म प ध प ध म प ग रे सा रे म प रे म प नि ध प ध म प म प ध नि सा रे नि ध प ध म प ग रे सा रे म प। स्वर तो ये हैं, लेकिन इन्हीं स्वरों को प्रयोग करते अलग अलग बंदिशें बनी हैं। जैसे पायल की झनकार बेरनिया, पायल की झनकार बेरनिया, जन जन बाजे कैसे मोरी पिया से मिलन को जाऊं अब मैं, पायल की झनकार बेरनिया, पायल की
झनकार बैरनिया। अब इसमें जो हमने आपको स्वर बताए हैं वो स्वर तो सारे म प नी सा रे नी द प ध म प ग रे सा रे रे म म प, पायल की झनकार बैरनिया। इसका मतलब मुझे तो ऐसे ही गाना चाहिए, क्योंकि यदि मैं कहूँ कि शास्त्रीय संगीत है, नियमों से बंधा हुआ है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मेरी क्रिएटिविटी या मैं कहूँ मेरी कल्पना शक्ति तो यहाँ बेकार है। तो एक तरह से स्वतंत्रता है लेकिन नियमों के साथ। यहाँ स्वतंत्रता है कि मैं जो स्वर यानी जो नियम है राग जौनपुरी का उसको मैं फॉलो करूँ, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी रचना शक्ति का यहाँ प्रयोग कर सकती हूँ। अब इन्हीं स्वरों को देखिए किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। सा रे मा प नी सा, सा रे नी द प ध म प ग रे सा रे म प। ये तो आरोह अवरोह इसके हो गए। अब इन्हीं स्वरों को मैं प्रयोग कर रही हूँ बंदिश के साथ। झनकार बैरनिया पायल की झनकार बैरनिया, रे रे मा मा पा रे मा प रे रे मा प दा रे म प द नि द प द म म प ग रे म प ग रे सा, पायल की झनकार बैरनिया। उन्हीं स्वरों से खेल रही हूँ, उन्हीं स्वरों से मैं अलग अलग तरह के डिजाइन्स बना रही हूँ। यदि मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँ या मैं कहूँ कि राग का विस्तार कर रही हूँ, उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। पायल की झनकार बैरनिया, शब्दों को या साहित्य को उसमें ले सकती हूँ। झनकार बैरनिया पायल की झनकार बैरनिया, पायल की झनकार बैरनिया, बैरनिया। अब मैंने स्वर क्या बोले, सा रे म प द प द म प रे रे ब म प रे म प द म प द द नि द प द म प रे रे ब म प प द द नि नि सा सा रे नि द प द म प रे रे म प द म प ग रे सा, पायल की झनकार बैरनिया, पायल की झनकार बैरनिया, पायल की। अब इन भावों को मैं शब्दों के साथ उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि ये शब्द बदल जाते हैं या इस प्रकार से आते हैं, परिये पायनवा के सजनी, परिये पायनवा के सजनी, जो ना माने गुनियन की सीख, परिये पायनवा के सजनी। साहित्य अर्थ बदल देता है, यानी उसके पैर नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए जो गुनियों की बात को नहीं मानता। यहाँ साहित्य ने अर्थ बदल दिया। और वो क्या था पहले, पायल की झनकार बैरनिया, झन झन बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊं। यानी मेरी पायल बज रही है, मैं अपने पिया से कैसे मिलने जाऊं। वो शोर कर रही है, सबको सुनाई देगा। अर्थ बदल गया, साहित्य बदला, अर्थ बदल गया। लेकिन
राग का स्वरूप वही रहा, राग के स्वरों की स्वर संगतियां, राग का विस्तार वही रहा, तो राग के जो स्वरों से जो रस की निष्पत्ति होती है वो वही होगी, चाहे साहित्य जो है वो अलग अलग अर्थ दे रहा है। अब और भी देख सकते हैं अर्थ। काहे गई कुंजना के लिकाए गई कुंजना के ली जग के लोग कहेंगे कहा बिना बात की बात बनेगी, बिना बात की बात बनेगी। काहे गई कुंजना के ली काहे गई, काहे गई, काहे गई रे, रे। यहाँ अर्थ अलग हो गया कि तुम कुंजन में अकेली क्यों गई, कि जग के लोग क्या कहेंगे। यहाँ देखिए शब्द साहित्य अर्थ बदल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देशी संगीत में परिवर्तन जो है वो आता है, परिवर्तनों का ही परिणाम है कि आज ख्याल गायन इतना प्रचलित है, और इससे पहले ध्रुपद गायन जो था वो प्रचलित था। आज भी ध्रुपद है, लेकिन वो उस उत्कर्ष पे या उस चरम सीमा पे जब पॉपुलर था, जब मध्यकाल की मैं बात कहूँ, वो आज उतना नहीं है। आगे चलकर उपज शास्त्रीय संगीत भी इसी परिवर्तन का नतीजा है। तो देशी संगीत और मार्गी संगीत क्या है ये मैंने आपको आज विस्तार पूर्वक बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम देशी संगीत से ही संबंधित जो है और जो विधाएं हैं उनके बारे में आपको बताएंगे।